अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एज वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, द एयर वी ब्रेथ एंड द वाटर वी ड्रिंक आर फ्लूइड्स। सबसे पहले उसने यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड की डेफिनेशन बताई है। सो क्या कहते हैं कि जो लिक्विड और गैसेस है ना वो फ्लूइड्स हैं। ठीक है, लिक्विड और गैसेस दोनों को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फिर आगे उसने एग्जांपल दिया है कि एयर जो कि एक गैस है जिसको हम ब्रेथ करते हैं, और वाटर जो कि एक लिक्विड है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, सो वो क्या है? फ्लूइड्स हैं। एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड, अब उसने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लूइड की बात की है। वो कौन सा फ्लूइड है? वो है ब्लड। सो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडीज़ की वेन में, जिसका और ये एक ऐसा फ्लूइड है कि जिसका फ़्लो होना बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। सो इस फ्लूइड के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और जो क्या कहते हैं, ना इस फ्लूइड के बगैर ना ही इस फ्लूइड के बिहेवियर के बगैर। सो क्या कहते हैं कि फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस को कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड जो कि ब्लड हमारी बॉडी की वेन में फ़्लो कर रहा है, जिसका फ़्लो बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, और उस फ्लूइड के बगैर यानी कि ब्लड के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और उसके बिहेवियर के बगैर भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आगे उसने कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, ये अभी हम लोग दे नहीं सकेंगे। ये हम काबिल हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर देने के तब जब हम पूरा चैप्टर इसका पढ़ लेंगे, बिकॉज ये होल चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। सो ये हम चैप्टर के एंड पे इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर आगे वो कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताई है। वो क्या कहता है कि फ्लूइड मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। वो कहता है कि सॉरी गलत पढ़ दिया है। फ्लूइड मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड आइदर स्टैटिक और फ्लोइंग। वो कहता है कि फ्लूइड मैकेनिक एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्लूइड भी दो तरह के होते हैं, या फिर स्टैटिक होते हैं या स्टैटिक होता है, और या फ्लोइंग होता है। स्टैटिक का मतलब है कि फ्लूइड जो है वो रेस्ट पर है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन फ्लोइंग का मतलब है कि वो मूव कर रहा है। सो इसको हम एक और भी नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डायनामिक, क्योंकि इसका मतलब होता है कि फ्लूइड जो मूव कर रहा हो, जो फ्लो कर रहा हो। फिर वो कहता है स्टडिंग द फ्लूइड इन मोशन इज़ कॉल्ड द फ्लूइड डायनामिक। अब उसने फ्लूइड डायनामिक की भी डेफिनेशन दे दी है कि जो फ्लूइड उस फ्लूइड के बारे में स्टडी करना जो कि मोशन में हो, यानी कि मूव कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक। आगे ये कुछ रीडिंग्स ही दी हुई हैं, इन्होंने बस डेफिनेशंस ही हैं, ये आप लोग रीड कर लें, कुछ ख़ास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दरमियान में इन्होंने 2 लॉज दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, जिनके बेस पर हम इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम अपने फर्दर टॉपिक्स में जब डिस्कस करेंगे ना, तो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, उसमें लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उससे ही नेक्स्ट टॉपिक होगा बर्नौलीज़ इक्वेशन, और उसके अंदर होगी कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो आगे उसने हमें एप्लीकेशंस दे दी हैं। वो क्या है? एवरीडे लाइफ में बर्नौली इक्वेशन की और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो एप्लीकेशंस है वो क्या है एवरीडे लाइफ में? वो है सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल फिजिक्स हैव बीन डिस्कस्ड। सो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई हुई हैं। ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है वो है अपथ्रस्ट एंड आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपथ्रस्ट एंड आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल कैसे बना, ये आर्चिमिडीज कौन था, इसने क्या किया और इसने क्या थ्योरी दी। सो बेसिकली एक कहानी की सूरत में ही है, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि एक अब गांव समझ लें, विलेज के अंदर एक किंग रहता था। सो एक दिन उसका जो क्राउन था ना वो चोरी हो गया। सो उसने अपने सारे जो बंदे थे उसको कहा कि अब उस चोर को ढूंढो ताकि वो मेरा क्राउन वापस कर दे। सो अब जब चोर को टेंशन हुई ना, तो उसने जो किंग का रियल वाला क्राउन था ना, रियल गोल्ड का बना हुआ, उसको एक आर्टिफिशियल क्राउन से रिप्लेस कर दिया।
अब रिप्लेस करने से क्या हुआ कि वो किंग को जब उसका क्राउन मिल गया था तो वो आर्टिफिशियल, लेकिन किंग को क्या पता कि वो आर्टिफिशियल है, तो उसको लगा कि ये उसका गोल्ड जी वापस हो गया। सो उसने अपने बंदों को कहा कि हाँ भाई अब उसका ढूंढना छोड़ दो, मुझे मेरा क्राउन मिल चुका है। सो अब कुछ दिनों के बाद ना किंग को किसी बंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि आपका जो क्राउन है ना वो नकली है, वो आर्टिफिशियल है। सो अब उसके दिल में शक डाल दिया उस बंदे ने, वहम आ गया उसको। तो अब उसने क्या किया कि ऐलान किया कि जो बंदा पता लगाएगा कि ये मेरा क्राउन असली है या नकली, तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो अब वो आर्चिमीडेस जो बंदा था वो क्या उसने किया, एक दफ़ा उसने सोचा कि मैं पता लगाता हूँ कि किंग का क्राउन असली है या नकली। वो ना एक दफ़ा छोटी सी लेक थी, उसके पास बैठा हुआ था और बैठ के क्या कर रहा था कि बस सोच रहा था कि कैसे मैं फ़ाइंड करूँ, कैसे मैं पता लगाऊँ कि ना किंग का क्राउन असली है या नकली। तो अचानक उसने ऐसे ही सोचते सोचते ना पत्थर उठा के छोटा सा पानी के अंदर फेंका ना, तो जो ही फेंका ना तो वो क्या हुआ, वो फ्लोट करने लगा ऊपर। यानी अगर ये वाटर की सरफेस है ना तो जो पत्थर था ना वो ऊपर फ्लोट करने लगा, वो अंदर डूबा नहीं। तो उसने अब सोचा कि इसको ये पानी है तो ये अंदर डूबा क्यों नहीं, इसको तो ये फ्लोट क्यों कर रहा है, ये तो सिंक कर जाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, अब उसके दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो गए। अब उसने कहा कि मैं एक ईंट फेंकता हूँ। अब उसने एक ईंट फेंकी पानी में। अब जब ईंट फेंकी ना तो वो अंदर सिंक कर गई, यानी डूब गई। अब उसने कहा कि पत्थर जो है वो ऊपर फ्लोट कर रहा था, ईंट को मैंने फेंका तो वो डूब गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ से उसने पता लगाया कि पानी के अंदर, उसने डिस्कवरी की कि पानी के अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स है। अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को जो पानी के अंदर गिरते हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है, और ये एक अपवर्ड फोर्स है, यानी कि ये उसको अपवर्ड मूव कराती है ऑब्जेक्ट को। यानी ऑब्जेक्ट अगर ये पानी की सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी उस पर, और वो उस पर एक्ट करते ही उसने कहा कि पत्थर के केस में तो ठीक है कि पत्थर जो है जब उसको मैंने पानी के अंदर फेंका तो उस पर वो अपथ्रस्ट फोर्स लगी और उसको अपवर्ड मूव करा और वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगा। लेकिन जब मैंने ईंट को फेंका तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स क्यों नहीं लगी। फिर यहाँ से उसको पता चला कि यहाँ पे वेट का डिफरेंस है, यानी कि जब पत्थर को फेंका था तो उसका वेट कम था। किससे कम था, पानी के अंदर जो अपथ्रस्ट फोर्स प्रेजेंट है उससे कम था, जिसकी वजह से जब वो अपथ्रस्ट फोर्स का वेट ज़्यादा हुआ उस पत्थर के वेट से या ऑब्जेक्ट के वेट से, तो उसने ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा और फ्लोट करवाया। लेकिन ईंट का वेट जो है वो क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स के वेट से ज़्यादा था, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स का वेट ईंट के वेट से कम था। तो क्या हुआ कि वो डाउनवर्ड मूव किया और अपवर्ड फोर्स यानी अपथ्रस्ट फोर्स कम लगी तो वो सिंक कर गया। यहाँ से उसको पता चल गया, वो किंग के पास गया और उसने क्राउन के साथ भी ऐसा ही किया। अगर उसने पता लगाने के लिए कि क्योंकि अब आपको पता है कि जो रियल गोल्ड होता है वो हैवी होता है, आर्टिफिशियल होता है वो थोड़ा सा जो है वो लाइट वेट होता है। सो उसने क्या किया, क्राउन लिया किंग का और उसको पानी के टब में फेंक दिया। अब वो जो क्राउन था ना वो फ्लोट करने लगा। सो इसका क्या मतलब है, उसको पता चल गया कि ये क्राउन नकली है। क्यों, क्योंकि इसका वेट जो है वो कम है, वेट कम है अपथ्रस्ट फोर्स के वेट से। सो अपथ्रस्ट इस पर ज़्यादा एक्ट हुई तो उसने इसको अपवर्ड मूव कराया, यानी वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगा। तो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगा। और अगर वो रियल गोल्ड का यानी कि उसका रियल वाला क्राउन होता तो वो सिंक कर जाता। क्यों, क्योंकि रियल गोल्ड का जो उसका जो वेट था वो अपथ्रस्ट के वेट से ज़्यादा था। तो यहाँ से उसको पता चल गया और उसने एक अपथ्रस्ट फोर्स की डिस्कवरी की। और इस प्रिंसिपल को आर्चिमीडिस प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक आर्चिमीडिस बंदा था, उसने अपथ्रस्ट फोर्स को डिस्कवर किया था इसलिए। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सो इनके आंसर भी क्या होगा, हम इस प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हमें आंसर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसने आंसर नीचे वैसे बोल तो दिया है, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why do heavy ships float on water? Why do heavy ships float on water surface? How does the balloon fly in the sky? Why a mug filled with the water feels lighter underwater but feels heavy as soon as we take it out of the water? Why is it that some things float and others do not?
सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये है कि ये सारे इस एक फैक्ट पे बेस करते हैं। वो फैक्ट क्या है कि प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ इन द फ्लूइड। जैसे ही ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस के अंदर नीचे जाता है उससे क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो कहते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के बॉटम पे प्रेजेंट होती है वो ग्रेटर हो जाती है डाउनवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के टॉप पे प्रेजेंट होती है। यानी कि वो कहते हैं यहाँ पे एक नेट अपवर्ड फोर्स है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। देखें, अब एक ऑब्जेक्ट है नीचे जा रहा है तो उसका वेट की फोर्स है, जिसने बोला ना कि अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट के नीचे कौन सी फोर्स प्रेजेंट है, अपथ्रस्ट फोर्स प्रेजेंट है। और अपथ्रस्ट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है। तो उसने बोला कि जो अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के बॉटम पे जो कि अपथ्रस्ट है वो ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्स के जो ऑब्जेक्ट के टॉप पे प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट के टॉप पे यानी ऑब्जेक्ट का वेट, और ऑब्जेक्ट का वेट किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड। तो कहता है कि वो कम है और अपथ्रस्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो इन दोनों का अगर नेट अपवर्ड फोर्स निकालेंगे तो उसको हम बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी फ्लूइड में। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी फ्लूइड में ये काम करता है। कहता है अगर अप थ्रस्ट ग्रेटर हो ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे राइज कर जाता है और फ्लोट करता है। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। और अगर अप थ्रस्ट फोर्स कम हो ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड चला जाता है और सिंक कर जाता है। लेकिन अगर अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल आ जाए ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट उसी डेप्थ में रहता है जिसमें वो फेंका जाता है। यानी कि अगर वाटर की सरफेस में ये फेंका है और वो इधर आया है तो उसका वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है तो वो इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। ठीक है, सो वो कहता है कि द अपवर्ड फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट होती है चाहे अब ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, सिंक करे या सस्पेंडेड रहे। सो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो सस्पेंडेड है तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अपथ्रस्ट फोर्स होगी बट वो क्या कहते हैं हमेशा प्रेजेंट होती है बस वाटर के अंदर। अपवर्ड फोर्स होती है चाहे ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, सिंक करे या सस्पेंडेड रहे। अब वो कहता है कि अपथ्रस्ट फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक एयर फिल्ड बैलून है वो इमीडिएटली शूट्स अप टू दी सरफेस। ठीक है, वो सरफेस पे चला जाता है जब हम उसको वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं। एयर फिल्ड बैलून सरफेस पे चला जाता है जब वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं अपथ्रस्ट की वजह से। क्यों अपथ्रस्ट की वजह से? क्योंकि बैलून का बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और अपथ्रस्ट उससे ज़्यादा होती है, वो उस पर एक्ट करती है और उसको अपवर्ड भेज देती है। ठीक है, वो फ्लोट करने लगता है। आर्चिमीडिस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? उससे आर्चिमीडिस प्रिंसिपल से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं किसका? अपथ्रस्ट फोर्स का। सो वो क्या कहता है? आर्चिमीडिस प्रिंसिपल ये कहता है व्हेन कि जब कोई ऑब्जेक्ट टोटली पूरी तरह से और पार्शली यानी आधा इमर्स्ड इन अ लिक्विड के अंदर चला जाता है पूरा या आधा मतलब आधा लिक्विड के अंदर होता है आधा लिक्विड के बाहर। ये कहते हैं उस पर एक फ़ोर्स लगती है अपथ्रस्ट फोर्स जो कि उसके उस वेट के इक्वल होती है कि जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया हो। यानी कि लेट्स सपोज ये इसके अंदर गिरा है, अब ये जब ऑब्जेक्ट अंदर गिरा है तो इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। सो इस लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के इक्वल एक अपथ्रस्ट फोर्स उस पर एक्ट करती है, जो कि तब एक्ट करती है जब ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो। अब हम लोग यहाँ पे एक फ़िगर ले लेते हैं बिकॉज हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है तो फिगर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखें एक सिलेंडर है, इसके अंदर उन्होंने ग्लास रॉड या हम इसको ग्लास रॉड फेंका है। ठीक है, इसका एरिया ए है, इस पर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करी है। जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करी है उसको हम F1 कहते हैं और जो डाउनवर्ड है वो उसको F2 कहते हैं। अब हमें जैसे प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो हम वहाँ से फोर्स को एलिमिनेट करेंगे तो PA आ जाएगा। हम एब्रीवेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 1 2 1 2 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो F1 आएगा तो P1A आएगा। अब A1 क्यों 1 2 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो F1 आएगा तो P1A आएगा। अब A1 क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया बोथ साइड्स पर सेम है। फिर वो कहता है आगे H1 रो GA। अब यहाँ पे जो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा ही आ जाएगा F2 इक्वल्स टू P2A और H2 रो GA। ये भी हम अभी डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब
वाटर की सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट की सरफेस तक, ऑब्जेक्ट की टॉप तक हाइट h1 होगी और फ्लूइड की सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट के बॉटम तक हाइट h2 होगी। इनमें जो बॉइंट फोर्स होगी वो नेट अपवर्ड फोर्स जो होगी वो डिफरेंस होगा डाउनवर्ड फोर्स का और अपवर्ड फोर्स का, यानी F2 माइनस F1। ये हम लोगों ने, क्योंकि ये सब में कॉमन थे तो इसको हमने कॉमन करके ये इधर डिफरेंस ले लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर लेना है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, हाइट h और वो लिक्विड में इमर्स हो। ये सारा अभी हम फिगर में देख चुके हैं। अगर h1 और h2 डेप्थ्स होंगी टॉप और बॉटम सर्फेसिस ऑफ द सिलेंडर की, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, h इक्वल्स टू h2 माइनस h1। हमने पढ़ा है कि ये h1 h2 टॉप और बॉटम सर्फेसिस की और द सिलेंडर की डेप्थ है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो होगा h इक्वल्स टू h2 माइनस h1। आगे वो कहता है अगर प्रेशर P1 और P2 लिक्विड प्रेशर होंगे और वो इस डेप्थ पे एक्ट करेंगे तो P1 इक्वल्स टू रो GH1। अब यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है, जब वॉल्यूम आता है तो डेंसिटी भी ज़रूर आ जाती है। सो सही सी बात है, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी ना। फ्लूइड जो है, फ्लूइड की डेंसिटी होती है, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो यहाँ इसका कोई मास भी होगा, ये वॉल्यूम भी है तो डेंसिटी भी होगी। और जी ये जो क्या कहते हैं अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जो अपनी तरफ से वो खींच रही है, इस अपथ्रस्ट ये हो है तो अपथ्रस्ट फोर्स, बट इसके साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसको हमने जी कह दिया। फिर वो आगे कहते हैं कि इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस ऑफ द सिलेंडर। पहले उसने हाइट लिया, फिर उसने प्रेशर लिया, अब वो फोर्सेस कह रहा है, वही फोर्सेस जो टॉप और बॉटम सर्फेसिस पर एक्ट हुई हैं वो कितनी है, F1 इक्वल्स टू P1 है और रो GH1 है। अब ये जो रो GH1 है ना, ये इस P1 की वैल्यू है जो हमने इधर ऊपर निकाली है। इसी तरह F2 की वैल्यू इसको पुट कर देंगे। अब वो कहता है द नेट अप थ्रस्ट F ऑफ द लिक्विड ऑन द सिलेंडर इज, नेट अपवर्ड फाइंड करना है, F इक्वल्स टू F2 माइनस F1, डिफरेंस लेना है हमने उसका क्या कहते हैं ये अपवर्ड फोर्स का या और डाउनवर्ड फोर्स का डिफरेंस लेना है, उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ पे रो जी और ए ये दोनों में कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बच गया, H2 माइनस H1। हमने ऊपर देखा था ये किसके इक्वल होते हैं, ये H के इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लगा देंगे रो जी ए इंटू H। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू एच, ठीक है, A इंटू एच फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। सो A इंटू एच की जगह हम V लिख देंगे। सो अब थ्रस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, रो जी वी के इक्वल। अब आगे वो ये बता रहा है कि ए एच इक्वल्स टू वॉल्यूम है सिलेंडर का, और ये उस वॉल्यूम के इक्वल है जो सिलेंडर ने डिस्प्लेस किया है, और रो जी वी जो है ये वेट है उस लिक्विड डिस्प्लेस का। बेसिकली अपथ्रस्ट किसकी इक्वल होती है, अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये मैथमेटिकल फॉर्म है आर्चिमीडियस प्रिंसिपल की, और आर्चिमीडियस प्रिंसिपल हेल्पफुल है कैलकुलेट करने में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो शिप्स हैं वो हैवी होती हैं और उनका वेट जो होता है वो अपथ्रस्ट के ग्रेटर होता है, और जब भी वेट अपथ्रस्ट के ग्रेटर हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पर, इसीलिए शिप्स फ्लोट करती हैं, सिंक नहीं करती। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं इतना बड़ा इन्होंने क्यों दे दिया। इसी तरह सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक टैंक सिस्टम होता है। टैंक सिस्टम क्या होता है कि जब इन्होंने फ्लोट करना होता है तो जब पहले हम देखते हैं कि जब इन्होंने सिंक करना होता है, लेट्स सपोज कि सबमरीन ने सिंक करना है पानी में, तो अब वो क्या करेगी, वो जो टैंक सिस्टम है यानी कि सबमरीन के अंदर बड़े बड़े टैंक्स हैं, उसकी स्पेसेस एम्प्टी हैं, में स्पेसेस है। अब वो क्या करेगी, सिंक करने के लिए उसको अपना वेट आप थोड़ा से ग्रेटर करना पड़ेगा। इस वजह से वो क्या करेगी, उन एम्प्टी टैंक्स में पानी भर लेगी, सी वाटर को भर लेगी, जिसकी वजह से उसका वेट जब ग्रेटर हो जाएगा अपथ्रस्ट से, वो भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और सिंक कर जाएगी। उसी सबमरीन ने जब फ्लोट करना होगा तो वो जो टैंक सिस्टम था उसका, जिसमें उसने पानी भरा था, अब वो उस पानी को बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से उसका लाइट वेट हो जाएगा, और लाइट वेट होगा अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, वो उसको अपवर्ड पुश करेगी और सबमरीन वाटर की सरफेस पर आकर फ्लोट करेगी। तो ये सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, इसके ये आपने याद रखने हैं, अपथ्रस्ट से रिलेटेड हैं।
और ये था आज का हमारा आर्चिमीडिस प्रिंसिपल। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, और अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और मुझे बता दें कमेंट में कि आप लोगों को किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो मैं वो वाली वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।